नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक बड़ी वैकेंसी आपके सामने जो है आई हुई है। 22 तारीख को इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पोस्ट जो है उसे हम कहते हैं जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी। यह वैकेंसी दरअसल विगत कई वर्षों से चर्चाओं में थी, लगातार कई वर्षों से, लेकिन ये किन्हीं कारणों की वजह से, कुछ तकनीकी खामियां कह लीजिए, कुछ अन्य टेक्निकल चीजें थी, जिसकी वजह से वैकेंसी लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं जारी की जा रही थी। मैं इस वैकेंसी के बारे में 2017 से सुन रहा हूं कि वैकेंसी आएगी आएगी आएगी। 2016-17 से बात कर रहा हूं। 2016-17 से वैकेंसी चर्चाओं में थी और अब आते आते 2025 के अंत या 2026 की स्टार्टिंग आप कह सकते हैं, अब आई है वैकेंसी। तो ये लेकिन है वैकेंसी बहुत अच्छी है अपने आप में। हालांकि पहले इसकी क्वालिफिकेशन कुछ और कही जा रही थी, लेकिन अब इसमें कुछ अन्य लोगों को भी शामिल किया जाएगा। क्या कुछ इसमें बातें रहेंगी, आइए हम इस पर अभी आगे चर्चा करेंगे आपसे। लेकिन आज जो मेन पॉइंट है कि भैया इसमें कुल कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या है, परीक्षा का प्रारूप आदि क्या होगा इसमें, और कौन फॉर्म फिल कर सकता है। सैलरी को लेकर के इस पे बड़ा जो है मामला आ रहा है कि भाई सैलरी क्या होगी इसकी अपने आप में, और सुविधाएं क्या क्या मिलेंगी अपने आप में। ये एक बहुत अच्छी चीजें हैं जो आपसे आज शेयर करनी थी। इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, आपके मन में जो कुछ प्रश्न होगा, क्योंकि इसकी एग्जाम वगैरह को लेकर के, सिलेबस आदि को लेकर के बहुत सारे अंतर्द्वंद आप लोग के मन में है इस समय। तो आज आप सभी प्रश्नों का निराकरण आपसे जो है किया जाएगा कि भाई ये वैकेंसी क्या है और क्या कुछ चीजें इसके बारे में आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले तो मैं बात यही कर लेता हूं कि ये जो वैकेंसी है आपकी, इस वैकेंसी की जो फॉर्म स्टार्ट डेट है वो क्या हो जाएगी अपने आप में। ये सबसे अहम चीज है। 22 दिसंबर 2025 को लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने अपना डिटेल्स नोटिफिकेशन क्या किया है, जारी कर दिया है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इस फॉर्म को इसकी जो स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, वो कल से यानी कि 22 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है अपने आप में। ठीक है, तो आप स्टार्ट फॉर्म कब से स्टार्ट हो गया है? स्टार्ट हो गया आपका जो है क्या कहते हैं 22 दिसंबर से, है ना। स्टार्ट कब से हो रहा है? फॉर्म स्टार्ट हो रहा है आपका 22 दिसंबर से। ठीक है, 22 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। और इस फॉर्म को जो आप फिल कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट की अगर मैं बात करूं फॉर्म सबमिशन की, तो फॉर्म सबमिशन की जो आपकी लास्ट डेट है वो है आपका क्या 22 जनवरी, यानी कि एक महीने का टाइम जो है आयोग ने पूरा पूरा आपको दिया है। ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। और इसमें एक चीज और है कि अगर कुछ त्रुटि कर देते हैं, कुछ अन्य गलतियां आदि कर देते हैं, तो उसमें जो संशोधन की जो तिथि है, ठीक है, संशोधन की जो तिथि है आपकी, वो कब की है? वो है आपकी 29 जनवरी तक। ठीक है, संशोधन की तिथि क्या है? 29 जनवरी। ये डेट आपको क्या करना है, आपको याद रखना है, ये आपकी सबसे अहम है। इसमें एक चीज और फंस जाती है ओटीआर को लेकर के, वन टाइम रजिस्ट्रेशन को लेकर के। हो सकता है आप में से कई लोगों ने इस वैकेंसी के पहले और कोई फॉर्म आयोग के द्वारा ना फिल किया हो, तो उनके लिए एक सिस्टम है जिसको बोलते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये आपको यूपीपीएससी की वेबसाइट पे जाकर के आपको करना होगा। अगर आपने लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का पहले ओटीआर नहीं किया होगा, तो अब आपको ओटीआर करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा कि उन अभ्यर्थियों को ओटीआर नहीं करना है जिन्होंने पहले ओटीआर किया हुआ है, उनके पास ओटीआर नंबर है। जो नए अभ्यर्थी होंगे, जो पहली बार लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे होंगे, उन्हीं को ओटीआर करना है भाई साहब। ध्यान दीजिएगा, सबसे अहम जानकारी आपके लिए है। ठीक है, तो अच्छा, अगर नए अभ्यर्थी हैं, आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ओटीआर फिल करने के 72 घंटे बाद लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 दिनों के बाद जो है आप जब ओटीआर कर देंगे, आपका ओटीआर नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 दिन के बाद जो है आप क्या काम करेंगे, इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो नए अभ्यर्थी जो भी लोग हैं वो इस फॉर्म को क्या कीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, लेकिन ओटीआर करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं। यहां पर आपका नाम, पता, एड्रेस, ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ आपका डिटेल्स में क्या होगा, अपलोड हो जाएगा। तो आगे अगर कभी भी आप कोई वैकेंसी आप में फॉर्म फिल करेंगे लोक सेवा उत्तर प्रदेश की, तो वहां पर आपको अपना ओटीआर नंबर डालना पड़ेगा। सारी जानकारियां आपके सामने आ जाएंगी और जिस भी फॉर्म को फिल करना होगा उस पर क्लिक करके आप आगे फॉर्म को फिल कर देंगे, फिर सबमिट करके सबमिट कर देंगे। सारे कुछ अलग से करने की आवश्यकता इसमें आपको नहीं रहेगी। तो ये हो गया डेट आपका। अब दूसरा प्रश्न क्या बनेगा, कुल पद कितने हैं, योग्यता कितनी है, परीक्षा प्रारूप क्या है, और बाकी अन्य चीजें जो हैं इसमें। तो इस पर हम अभी आगे
नोटिफिकेशन जो आया था उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर आपके सामने लगा दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या नाम है, पद का नाम क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर भी इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में। और कुल पदों की बात कर रहे हैं तो टोटल नंबर जो आप पोस्ट है वो कितनी है, 221 पोस्ट है। टोटल पोस्ट कितनी है भाई साहब, 221 पोस्ट है, जिसमें से अनरिजर्व्ड जो कि जनरल कैटेगरी की होती हैं इसमें से 143 हैं, अनुसूचित जाति यानी कि एससी की सीटें 21 हैं, और जो हमारे एससी भाई हैं उनके लिए 15 सीटें हैं, ओबीसी के लिए 20 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 22 सीटें हैं, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए 4 सीटें हैं, पीएस के लिए सीट इसमें नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11 सीटें हैं, और महिलाओं के लिए इसमें अलग से कैटेगरी बना दी गई है, 44 सीटें इसमें महिलाओं के लिए रखी गई हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी आपके लिए है, इसको आप चाहें तो मैं आपको थोड़ा सा मैं जूम करके मैं इसको दिखा देता हूं, क्योंकि इसमें आप कोई त्रुटि ना करें अपने आप, ठीक है। ये देखिए जूम करके मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये बहुत आवश्यक है ताकि इसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे, ठीक है। ये देखिए ये मैंने जूम कर दिया आपको, ठीक है। कुल पद कितने हो गए भाई साहब, कुल पद हो गए आपके 221, या नवाच्छित, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिए, पीएच के लिए सीट कोई नहीं है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 11 सीट है, और महिलाओं के लिए 44 सीट है। ये देखिएगा। अब इस पूरे नोटिफिकेशन को मैं जूम कर दे रहा हूं एक बार, ताकि आप इसमें और कुछ चीजें देख पाएंगे अभी आपसे, ठीक है, लगातार। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ये समूह खा की भर्ती है अपने आप में। ये सबसे बड़ी लेटेस्ट चीज है आपके लिए कि ग्रुप बी में आप जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे, इसमें आप पूरी शक्ति लगा दीजिए। राजपत्रित भी है पोस्ट, क्या ये राजपत्रित पोस्ट है, मतलब कि अपने आप में क्या है, ये गजेटेड पोस्ट है भाई साहब। ग्रुप बी की ये गजेटेड पोस्ट है। पीसीएस में जो है जो वैकेंसी आती हैं उनमें कई वैकेंसियों से बहुत बेहतर वैकेंसी है अपने आप में। एक बढ़िया लीडिंग पावर के रूप में आप काम करते हैं, और जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खासकर इसकी नियुक्तियां संभवतः होती है, ठीक है। तो एक बढ़िया काम आपका उसमें होता है। लेवल पे लेवल जो इसका कितना है, 7 है, रुपया 44,900 से 1,42,400 इसका लेवल रहेगा, अपने आप पे वेतनमान रहेगा। आयु सीमा इसकी अगर बात करें तो न्यूनतम जो उम्र है आपकी वो 21 वर्ष, और जो उच्चतम जो एज लिमिट है वो कितनी है, 40 वर्ष है आरक्षित श्रेणियों को, और बाकी जो अन्य जो मतलब जो अनारक्षित है उनके लिए 40 साल तक है। आरक्षित वर्ग के लिए आयु सीमा में छूट मान्य होगी अपने आप पे। तो 21 से 40 वर्ष की एज लिमिट आपकी होनी चाहिए। ये अनरिजर्व कैटेगरी की बात हो रहा है। रिजर्व कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको उसी के अनुसार छूट मिलेगा, वो आप नोटिफिकेशन में अलग से पढ़ लीजिएगा किसको किसको कितनी कितनी छूट मिलेगी अपने आप पे, ठीक है। ये एक सबसे अहम चीज है जो आपको जाननी इसमें जरूरी है, ठीक है। अब इसमें एक बात आएगी, ठीक है सर, ओके, ये तो हमने जान लिया पद के बारे में। अब बताओ सर कि इसमें से आई एम एलिजिबल और नॉट एलिजिबल। तो इसमें क्या किया गया इस बार क्वालिफिकेशन में, जिन जिन अभ्यर्थियों का पीजी में यानी कि जिन्होंने मास्टर डिग्री किसमें किया हुआ है, सामाजिक विज्ञान विषयों में किया, किसमें, सामाजिक विज्ञान विषयों में जिनका है एमए, वो लोग मतलब मास्टर डिग्री है, वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आएंगे, इस बात पर कोई विवाद ना हो इन फ्यूचर, इसके लिए आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम सामाजिक विज्ञान में किन किन विषयों को लेंगे। तो यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है, कि ये देखिए इसके अंतर्गत बेसिकली क्या होगा, एक पॉइंट आपका एक सोशियोलॉजी, अगर आप एमए सोशियोलॉजी हैं तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि मास्टर डिग्री आपकी सोशियोलॉजी से है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंथ्रोपोलॉजी से हैं अगर आप मास्टर डिग्री तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। साइकोलॉजी से हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। सोशल साइकोलॉजी से हैं आप तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले भी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया है। ज्योग्राफी वाले अभ्यर्थियों को भी मौका दिया गया है। हिस्ट्री से आप अगर हैं तो हिस्ट्री से भी आपको मौका दिया जाएगा। और इकोनॉमिक्स के अभ्यर्थी अगर आप हैं, यानी कि मास्टर डिग्री आपकी अगर इन विषयों में है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक बात ये हो गई अपने आप में, ठीक है। तो ये और अधिमानी अर्हता यानी कि इन योग्यताओं के अंतर्गत अगर आप इन योग्यताओं को रखते हैं तो आपको विशेष जो है क्या कहते हैं लाभ इसका मिलेगा। अगर किसी के दो लोगों के नंबर बराबर हैं तो अगर उन बराबर नंबरों में से अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तो आपको पहले वरीयता दी जाएगी। ये अधिमानी अर्हता होती है। मेन क्वालिफिकेशन ये है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अनिवार्य अर्हताएं ये है, ये अधिमानी अर्हता है, यानी कि अगर दो लोग के बराबर नंबर आते हैं तो अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपको अलग से वेटेज इसका मिलेगा, आपको वरीयता दी जाएगी। बस मेन क्वालिफिकेशन इसकी ये है।
न्यूनतम उम्र कितनी, 21, मैक्सिमम 40, और आरक्षित वर्ग के लिए विशेष छूट, वो कि आप जो कि आप नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा। तो ये हो गया आपके लिए सबसे अहम चीज। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो पे लेवल 7 की बात करूं तो संभवतः जो है आई थिंक 4600 या 4800 ग्रेड पे की जॉब ये है अपने आप में, संभवतः जो मुझे लगता है। आई थिंक पे लेवल 7 साथ यही इतना ही होता है। एक बार आप लोग नेट पे सर्च कीजिए कि पे लेवल 7 क्या होता है। इसमें एक चूंकि एक गेस्टेड पोस्ट है तो आपको सिंपल सी बात है, जहां भी आप रहेंगे आपको रहने के लिए सरकारी आवास तो ऑलरेडी दिया जाता है, मकान रहेगा सरकारी, आप उसमें रह सकते हैं। और कहीं अगर आप बाहर आदि जाते हैं तो आपको गाड़ी आदि भी मिलेगी कि भैया आप कहीं जाते हैं तो आप उसका खर्चा सरकार देगी। बाकी जो भी सरकारी सुविधाएं आपको होती हैं, जो भी सरकारी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं उनके अंतर्गत आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। और बहुत प्रकार की सुविधाएं इसमें दी जाएंगी। पब्लिक डीलिंग भी आप इसमें कह सकते हैं। एक बड़ा मैनेजमेंट आपको हॉस्पिटल का देखना पड़ेगा। शिक्षा स्वास्थ्य अधिकारी अपने आप में जो भी योजनाएं आदि स्वास्थ्य संबंधित होती हैं उनको क्रियान्वित कराने के लिए आप लीडिंग पावर के रूप में कार्य करेंगे और सीएमओ के साथ में मिलकर के, चीफ मेडिकल जो ऑफिसर होता है उसके साथ में मिलकर के आप काम करेंगे। बहुत बड़ी पोस्ट होती है अपने आप में और एक खास रुतबा इसका होता है। बहुत बेहतर विकल्प आपके सामने है कि आप इस एग्जाम में लग जाइए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है ये सीधी भर्ती का नोटिफिकेशन है जिसे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। अब यहां पर एक पेज जो फंसता है कि सर परीक्षा कैसा होगी, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसको लेकर के आप लोग कंफ्यूजन में रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूं बॉस कि इसमें क्या होगा। एग्जाम पैटर्न यहां पर एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली पोस्ट है, DIRECT, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो ही पोस्टें होती हैं उसमें इंटरव्यू होता है, सीधे INTERVIEW इंटरव्यू होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चूंकि एक ही पोस्ट यही नहीं है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, इस नोटिफिकेशन में बहुत सारी पोस्टें जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट की कई सारी पोस्टें हैं। तो जब सीधी भर्ती आती है तो सीधी भर्ती में क्या होता है कि इंटरव्यू होता है, लेकिन उसमें एक शर्त लगी होती है। शर्त लगी होती किस बात की कि जितनी सीटें हैं उसके एवज में अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा हैं, अप्लाई करने वाले आवेदनों की संख्या ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में स्क्रीनिंग टेस्ट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? स्क्रीन टेस्ट कराया जाता है और फिर आपको इंटरव्यू आपको दिलाया जाता है। स्क्रीन टेस्ट और स्क्रीन जो टेस्ट आपका होता है इसको समझ लीजिएगा कि अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं बॉस, अगर स्टूडेंट्स ज्यादा हैं तो क्या होगा, तब आपका होगा स्क्रीनिंग टेस्ट। क्या होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और अगर स्टूडेंट ज्यादा नहीं है तो डायरेक्ट क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। अब अगर डायरेक्ट इंटरव्यू होता है तो ऐसा नहीं है कि आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको बुला लिया जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। वो कट ऑफ देखते हैं, आपकी मेरिट आदि देखते हैं, उसके आधार पर आपको बुलाते हैं। तो ये बिल्कुल सीधी भर्ती में बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही जाएगा, यह बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अब चूंकि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में कई सारी डिग्रियों को इन्होंने शामिल कर दिया है तो सिंपल सी बात है कि भाई क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर ज्यादा होंगे तो स्क्रीनिंग टेस्ट कराना पड़ेगा। और स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है, यह बात दरअसल आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में क्या कर दी है, मेंशन कर दी है। इसको आप चाहें तो स्वतः पढ़ सकते हैं, ज्यादा दिमाग इधर उधर से मत लगाइएगा। यूट्यूब बाजी जो आप लोग करते हैं यही आपको ले डूबता है, इधर उधर दिमाग आपको नहीं लगाना है। स्क्रीनिंग परीक्षा के अंतर्गत यहां पर कुछ बातें लिखी गई हैं, आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। एक पॉइंट खास कि सीधी भर्ती से संबंधित सुसंगत सेवा नियमावली में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी आयोग साक्षात्कार के लिए प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित कर सकता है। अपने आप में जहां स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जानी है वहां केवल ऐसे अभ्यर्थी जो स्क्रीनिंग परीक्षा में अर्ह हो आयोग के मानक के अनुसार साक्षात्कार के लिए हकदार होंगे। अंतिम योग्यता क्रम स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% अंक, साक्षात्कार में स्क्रीनिंग परीक्षा में 75% अंक और साक्षात्कार में 25% अंक जोड़ करके योग्यता आधारित किया जाएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा ऐसे स्थानों पर दिनांक को और समय पर आयोजित की जाएगी जैसा आयोग द्वारा नियत किया जाएगा, यानी कि एग्जाम डेट पैटर्न वगैरह आयोग बताएगा। स्क्रीनिंग परीक्षा जो आपकी होगी क्या होगी, वस्तुनिष्ठ प्रकारक होगी, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की परीक्षा होगी, ठीक है। और ऐसे में गलत उत्तरों के लिए दंड यानी कि नेगेटिव मार्किंग की भी व्यवस्था होगी और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगा। यानी कि अगर इस वैकेंसी में अगर आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा होती है, अगर स्क्रीनिंग परीक्षा होगी जिसके चांस क्या है, लगभग 99.9% है, तो ऐसे में आपके सामने एक पेपर होगा किसका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब जो है लिखित नहीं होगा, OBJECTIB ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। प्रश्नों की संख्या आदि क्या होगी यह भी
आयोग ने नहीं बताया हुआ है, इसके लिए अलग से आयोग नोटिफिकेशन जारी करके आपको बताएगा। लेकिन पहले ही देखा जाएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, यानी कि आवेदनों की संख्या कितनी आती है। तो बाकी जो इस पूरे नोटिफिकेशन में जो बाकी पोस्टें हैं उसमें तो मुझे नहीं लगता कि सब में स्क्रीन होगा, लेकिन हां स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाले में स्क्रीन टेस्ट होने के चांस पूरे पूरे हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो परीक्षा प्रारूप क्या होगा क्या नहीं होगा यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन हां संभावना यह व्यक्त की जा रही है कि इसमें जीएस का ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब जीएस के क्वेश्चन 150 होंगे या कितने होंगे ये नहीं पता है, या इस 150 क्वेश्चन में क्या कुछ कंप्यूटर का सेक्शन भी रहेगा नहीं रहेगा। हो सकता है कि चूंकि आजकल आईटी सेक्टर का जमाना है अपने आप में, है ना, तो मे भी हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके कंप्यूटर आज के दिए जाएं, 2 4 6 क्वेश्चन आपको मैथ्स रीजनिंग के भी दे दिया जाए, और कुछ क्वेश्चन आपको सोशियोलॉजी आदि से रिलेटेड भी दिया जाए आपको। तो ये अभी क्लियर नहीं है, इसलिए आप जीएस की जो तैयारी कर रहे हैं लगातार पीसीएस की आरओ की, वही तैयारी करिए, वही सेम तैयारी आपको इस वैकेंसी के लिए क्या हो रहेगी, फायदेमंद रहेगी। लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इसका पाठ्यक्रम आदि क्या होगा, स्क्रीनिंग परीक्षा होगी कि नहीं होगी। यह अनुमान हम व्यक्त कर सकते हैं कि भैया चूंकि इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि कई डिग्रियों को शामिल कर लिया गया, तो सिंपल सी बात है सभी के पास हिस्ट्री, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होता है, तो सभी लोग फॉर्म फिल करेंगे, आउट ऑफ स्टेट वाले भी फॉर्म फिल करेंगे। तो ऐसे में न्यूनतम अभ्यर्थियों की छंटनी करना आयोग के लिए क्या रहेगा, संभव नहीं रहेगा, और वो स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर करेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका होगा पेपर, इसका 75% अंक, और जो इंटरव्यू होगा उसका 25% अंक मिलाकर के आपके मेरिट बनेगी, और फिर आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और ये परीक्षा आपके लिए क्या है, बहुत अहम है, बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोग टेंशन न लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जो जो विषय यहां पे लिखे गए हैं, इन विषयों के अलावा अगर आपका विषय है तो आप इसमें फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। स्पष्ट कर दिया आयोग ने कि यही चीजें आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और एक खास बात, ठीक है, आप अपेयरिंग वाले अगर होंगे तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि आयोग जो भी वैकेंसी निकालता है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, तो उसमें यह रूल रहता है कि जिस दिन आपके लास्ट सबमिशन डेट होती है फॉर्म की, उस दिन के पहले तक आपकी जो डिग्रियां आपकी हो क्या हो, कंप्लीट हो जानी चाहिए। आप पेयरिंग में अगर आप हैं, आप 3rd ईयर में है ग्रेजुएशन के, आप बीटेक के 4th ईयर में है, मतलब कि अगर ऐसे कोई फॉर्म अगर आता है तो ऐसे अभ्यर्थी इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो चाहे ये वैकेंसी हो या कोई अन्य वैकेंसी हो, यानी कि अगर आप सोशियोलॉजी MA सोशियोलॉजी कर रहे हैं और आप लास्ट ईयर में हैं, लास्ट सेमेस्टर में हैं, और आप सोचें कि आप फॉर्म फिल कर देंगे, नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और 21 साल की उम्र आपकी पूरी हो जानी चाहिए, नॉट रनिंग, 21 पूरी हो जानी चाहिए। तो इसमें एज वगैरह के बारे में सारी बातें लिखी गई हैं। अब मुझे लगता है कि सारी बातें आप समझ गए होंगे, तो अब आप तैयारी कर लीजिए। राजपत्रित पोस्ट है, गजेटेड पोस्ट है, पे लेवल 7 है, अपने आप में अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, इसलिए धूमधाम से तैयारी कीजिए। मुझसे जो भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 860, ठीक है क्या, 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरी होगी पढ़ाई लिखाई को लेकर के या कोई भी डाउट होगा, इस पर आप मुझसे संपर्क कर लीजिएगा। और डिकोड एग्जाम पर, क्रिसमस डे के अवसर पर, नववर्ष के अवसर पर, और 28 तारीख को मेरा जन्मदिवस है, उसके अवसर पर आप लोग को हमारे सभी कोर्सेज पर विशेष ऑफर दिया जा रहा है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। और उसके लिए आप चाहे तो इसी नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उन ऑफर में आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ पीसीएस का 2026 का, पीसीएस 2026 फाउंडेशन कोर्स, ठीक है, इसके अलावा जो लेखपाल की भर्ती है उसके लिए, और कई सारे कोर्सेज पर आपके सामने विशेष ऑफर दिया जा रहा है। तो ये 7 8 10 दिन का जो टाइम आपके पास बचा है, इसमें आप हमारे कोर्सेज में एनरोल होकर के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और मॉर्निंग 8 AM पर जो सुबह 8 बजे क्लास हमारी कॉन्फ्रेंस की आती है, उसको भी आप जरूर देखा करिए, और अन्य जो हमारे नए इनिशिएटिव हैं उन पर भी आप लोग फोकस किया करिए। ठीक है, तो ये सूचना मुझे आपको देनी थी संभवतः। आप लोग इसमें कोई अगर कुछ दिक्कत होगी तो आप मुझसे एक बार संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है कि अब आपकी जब बातें सही हो गई होंगी, योग्यता बता दिया, कुल पद मैंने बता दिया, परीक्षा प्रारूप भी मैंने बता दिया, एक्सपेक्टेड कि अगर क्या हो सकता है, सैलरी मैंने बता ही दिया कि सैलरी मान के चलिए कि पे लेवल जो 7 होगा उसमें सैलरी आपके लगभग 60-65 के अकॉर्डिंग बननी चाहिए, जो मुझे ऐसा लगता है, 60-65-68 के अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, इतना बननी चाहिए जो मुझे ऐसा लगता है, और बाकी जो सुविधाएं मिलेंगी आपको मिलेंगी। ठीक है, सुविधाओं के अंतर्गत आपको भी मकान दिया ही जाएगा। आप सिंपल सी बात है, कहीं आएंगे जब जाएंगे तो गाड़ी भी आपको मिलेगी, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है तो गाड़ी मिलना स्वाभाविक है, सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, ग्रुप सी की तो है नहीं, आप ग्रुप बी के हैं तो गाड़ी मिलेगी। जहां तक इसमें मिलता है गाड़ी मिलती है अपने आप में, ऑफिसर रैंक की जॉब है अपने आप में, तो ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। और निश्चित तौर पर ये अपने आप एक बड़ा
अच्छा सुनहरा मौका है और इस मौके को आप जाने मत दीजिए। ज्यादा तामझाम है नहीं, एक सिंगल एग्जाम होगा अगर होगा तो, नहीं तो डायरेक्ट इंटरव्यू होगा। हालांकि इसके चांस कम है कि केवल इंटरव्यू हो, तो ऐसे में अगर स्क्रीन टेस्ट भी होता है तो केवल एक स्क्रीन टेस्ट आपका और सीधे इंटरव्यू आपका। तो यह बहुत अच्छा मौका है आपके लिए कि आप इस मौके को बिल्कुल भी ना जाने दें और इसको कैप्चर करते हुए अपनी तैयारी करें। ठीक है, तो ये सूचना हो गई, मैंने आपको बता दिया डिटेल्स में। और इसके अलावा ROR एग्जाम जो हाई कोर्ट का है उसके लिए भी सेशन चल रहा है हमारे यहां पर, ये सारी फीस वगैरह यहां पे लिखी हुई है। ठीक है, लेखपाल भर्ती को लेकर के भी हमने कोर्स चलाया हुआ है, ये नीचे कॉन्टैक्ट नंबर सारे दिए गए हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। और ROR के अलावा अभ्युदय बैच जो हमारा चल रहा है, ROR प्री प्लस मेंस 2026 के नाम से, इस पर सारी चीजें आपके सामने यहां लिखी गई हैं, कूपन कोड वगैरह भी सब यहां पर लिखा गया हुआ है। ठीक है, ROR मेंस के लिए, संकल्प बैच BO के लिए, करंट अफेयर्स BO का बैच भी चल रहा है हमारे यहां पर, करंट अफेयर्स बूस्टर का बैच चल रहा है, एसए भी चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, इनके लिए इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब आप इस पर संपर्क मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स भी हमारा चल रहा है, आप इसमें भी एनरोल होकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा कोर्स है हमारा पीसीएस का। इसमें अगर आपको एनरोल होना है तो उसके लिए आप पीसीएस लिख करके 8604409201 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक सूचना थी जो मुझे आपको देनी थी। अब मुझे लगता है कि सारी चीजें आपको क्लियर हो गई और अब आप लोग ये काम कीजिएगा कि अब आप फॉर्म जो फिल कर दिए जो है स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वाला, इसमें लेट मत कीजिएगा, नहीं तो सर्वर बिजी हो जाएगा। OTR नहीं किया होगा तो OTR कर लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पहले OTR किया है तो आपको OTR नहीं करना है। ठीक है, नए अभ्यर्थी हैं, अगर लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का पहली बार फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो आपको OTR करना है, नहीं तो OTR नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये होगी आज की सूचना। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की ROA परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण नियमित पढ़ने के लिए समय की कमी है, इसलिए एक दिन में आप 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ सकते हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप उसके लिए सही मार्गदर्शन की तलाश कर रहे हैं? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हाँ हैं, तो आपकी खोज अब समाप्त होती है और आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु D-Code एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। अभ्युदय बैच में आपको आगामी ROA परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर, PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से पूरे विस्तार से पूर्ण कराया जाएगा। हमारे अभ्युदय बैच की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें साप्ताहिक टारगेट्स के अनुसार कम से कम 5 घंटे भी पढ़कर कोई अभ्यर्थी पूरा पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार करके परीक्षा में सफलता अर्जित कर सकता है। अभ्युदय बैच में अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल ROA परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ ही टारगेट कर सकते हैं। यानी इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश की PCS प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी शंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। D-Code एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में ROA परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप भी हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8504409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके
बैच की पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें। प्रवेश के लिए अभी संपर्क करें और शुल्क में छूट प्राप्त करें।